हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल जपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। कल का क्लास रह गया था, बस वही क्लास आपके लिए लाया हूं। तो ये एडिटोरियल कल का है, फ्रेशनेस वो लेकिन वही रहेगी, क्योंकि एडिटोरियल से पहले हम 10 नए वर्ड्स देखने वाले हैं। साथ में उसी के बाद उस 10 वर्ड्स पे आपको एक क्लोज टेस्ट मिलेगी। उस क्लोज टेस्ट को अब अटेम्प्ट करके देखो। बहुत सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं कि वो क्लोज टेस्ट को छोड़ दे रहे हैं, वैसा मत करो, उसको अटेम्प्ट करो। आंसर्स आपके पास रखो या कमेंट बॉक्स में डालो। देखो, गलती करने से डरना नहीं है। कोई आपको गलती के लिए नहीं बोले, गलती आपने कर दी उसके लिए कोई अभी डांटेगा नहीं। आप स्कूल में नहीं हो आप, लेकिन गलती करोगे तो उससे सुधरोगे। ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि नहीं ये गलत नहीं था, सही आंसर ये था, तो आप एटलीस्ट उस पर सोचोगे। तो वो सोचना बहुत ज़रूरी है, और सोचने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो क्लोज टेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालो, अपने पास डालो, कहीं भी रखो उसके आंसर्स। उसके बाद पैराजंबल को सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर डालो। उसके अगले क्लास में मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप उससे टैली करके देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के क्लास से हम शुरू करेंगे। हमारे पास आज पहला जो वर्ड है दैट इज एलियनेशन। एलियनेशन ये वर्ड है। अब एक वर्ड इसमें का आपको सबको पता है, कौन सा? एलियन। एलियन मतलब परग्रही, है ना? किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति या जानवर जो भी होगा, किसी दूसरे ग्रह से आए हुई चीज को हम एलियन कहेंगे। बेसिकली उसी से इंग्लिश में वर्ड ऐसा भी आया कि जो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं हो उसे भी आप एलियन कहते हो, है ना? या दूर की कोई चीज को आप एलियन कह सकते हो, कि जिससे आपका कोई संबंध है नहीं, ऐसी चीज को आप एलियन कर सकते हो। पराई चीज, दैट इज कॉल्ड एलियन। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने दूर कर दिया, अपने से अलग कर दिया, तो आप उसे एलियनेट कर दिया, ऐसा कर सकते हो। एलियनेट ये उसका वर्ब फॉर्म हो गया। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है जिससे आप लोगों को दूर करते हो उसे आप एलियनेशन कह सकते हो, है ना? तो एलियनेशन मतलब परायापन, एक चीज से किसी चीज से दूर हो जाना, ऐसा कि उससे संबंध ही नहीं होना कुछ, है ना? यानी आपको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होना, आप उससे कोई संबंध नहीं रखना है, तो वो एलियनेशन हो गया। एलियनेट कर दिया आपने उसको, और इस प्रोसेस को कहते हैं एलियनेशन। तो एलियनेशन इज नथिंग बट नाउन। देखो अब ये सेंटेंस देखो, हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म लेड टू हिज एलियनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम। उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, मतलब उसको बहुत दोष दिया जा रहा था, उसकी बहुत आलोचना हो रही थी, और इसीलिए क्या हो गया, उसका एलियनेशन हो गया बाकी टीम से। यानी वो टीम से इतना दूर हो गया कि अब उनके बीच में खास कोई रिश्ता रहा नहीं। वो एलियनेशन हो गया, एलियनेट हो गया, बराबर है? तो उसका एलियनेशन हो गया। हम कैसे? तो एलियनेशन का मतलब क्या होता है? परायापन। तो वो टीम से दूर हो गया, पराया हो गया टीम के लिए, राइट? देखो उसका मीनिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ जाना, इंस्ट्रेंज्ड हो जाना, अलग होना, दूर हो जाना किसी से, फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है, आपने किसी को दूर कर दिया, मतलब आपने उसे एलियनेट कर दिया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? आइसोलेशन, है ना, मतलब अलग थलग पड़ जाना। इंस्ट्रेंजमेंट, अगेन दूर कर देना, अलग हो जाना। या डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब कोई अटैचमेंट का अपोजिट। अटैचमेंट यानी पास में रहना, डिटैचमेंट यानी कोई संबंध ना होना, दूर हो जाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इंक्लूजन, अपने में समा लेना। इन्वॉल्वमेंट, है ना, फिर से समा लेना, समाविष्ट कर लेना। या कनेक्शन, डिटैचमेंट का अपोजिट क्या होगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट को ही क्या कह सकते हैं हम? कनेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया मतलब? तो एलियनेशन मतलब परायापन, ठीक है, किसी को पराया कर देना, मतलब एलियनेट कर देना, ठीक है, नाउन फॉर्म है। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लिटर। बहुत कॉमन सा वर्ड है लिटर। लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर एक तो नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों हो सकता है। लिटर का मतलब होता है कचरा, फैला हुआ कचरा, उसको लिटर कहते हैं। एक जगह पे जमा हुआ कचरा को लिटर नहीं कहते हम लोग। फैला हुआ अगर कचरा है तो उसे कहेंगे हम लिटर। तो लिटर मतलब फैला हुआ कचरा जो है वो हो गया नाउन, उसके लिए नाम है लिटर। और अगर कोई कचरा फैला रहा है तो वो लिटर कर रहा है, तो उस केस में वो लिटर वर्ब हो गया। ठीक है, देखो सेंटेंस, द पार्क वॉज फिल्ड विथ लिटर। पूरा पार्क कचरे से भरा हुआ था, फैले हुए कचरे से। आफ्टर द फेस्टिवल, है ना, हमारे यहाँ पे भी रैलीज वगैरह होती है, उसके बाद कैसा दिखता है? रैलीज होने के बाद
कचरा फैला हुआ होता है तो लिटर दिखता है बहुत सारा। ठीक, मीनिंग क्या होगा इसका? ट्रैश और वेस्ट स्कैटर्ड इन अ पब्लिक प्लेस, ये नाउन फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा फैले हुए कचरे को अगर नाम देना है तो उसको लिटर कहेंगे, और अगर कचरा कोई फैला रहा है, कर रहा है ऐसा, तो उसको भी हम लिटर कर रहा है ऐसे बोलेंगे, तो वो केस में लिटर वर्ब हो गया। टू मेक अ प्लेस अनटाइडी विथ रबिश और स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट, है ना, करना, टू मेक इट अनटाइडी विथ रबिश और स्कैटर्ड वेस्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे फिर लिटर के? कचरा, कचरे का सिनोनिम क्या होगा? ट्रैश, ट्रैश कैन होती है, ट्रैश मतलब ऐसी जगह जिसमें आप, ट्रैश कैन मतलब उसमें कचरा डालते हो, तो ट्रैश मतलब कचरा। डेब्रीज, डेब्रीज मतलब टुकड़े किसी भी चीज के। रबिश, रबिश का मतलब वेस्ट, ठीक है, वेस्ट जो होता है उसे रबिश कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे अभी इसके? क्लीनलीनेस, है ना, सफाई, टाइडीनेस या ऑर्डर, सिस्टम, सिस्टमेटिकली कुछ तो भी रखा हुआ। आपकी किताबें अगर आपकी रूम में अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से रखी गई है तो वो ऑर्डरली है। अदरवाइज कोई आएगा तो बोलेगा यूर रूम इज इन लिटर, मतलब तुम्हारी रूम में ही पूरा कचरा फैला हुआ है, राइट। चलो, तुम्हारी रूम ही लिटर है, पूरी रूम ही कचरा हुआ है, फैले हुए कचरे की तरह है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज प्रॉक्सी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रॉक्सी। अब आपने किसी की प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाई होगी, है ना। प्रॉक्सी अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको बोला, आपका एक फ्रेंड है और आपके फ्रेंड ने आपको बोला यार मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगा किसी कारण से। उसका कारण आपको पता है कि ये जा रहा है कहीं घूमने किसी के साथ, हाँ, तो अगर कोई ऐसा हो तो वो बोलता है यार मेरी अटेंडेंस लगा देना। अब जब भी टीचर ने नाम लिया तो आपने चुप के प्रेजेंट की आवाज़ जोर से लगा दी, तो आपने कैसी अटेंडेंस लगाई है? प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाई है। मतलब अल्टरनेटिव, उसके जगह पे, किसी के जगह पे जो खड़ा होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सी। ठीक है, जिसको वो काम करने का हक वो पहले वाले व्यक्ति ने दिया होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी से राइट लेके उसकी जगह काम कर रहे हो तो आप उसके प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हो, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी का मतलब समझ गए ना, किसी दूसरे की जगह पे। देखो सेंटेंस, शी साइंड द डॉक्यूमेंट बाय प्रॉक्सी, उसने साइन किया डॉक्यूमेंट को प्रॉक्सी की तरह। प्रॉक्सी की तरह मतलब वो जो जिसको साइन करना था वो नहीं थी या नहीं था, तो उसने इसको बोला कि तू मेरे जगह पे साइन कर दे, तो इसलिए उसने साइन कर दिया, तो कहते हैं प्रॉक्सी। सिंस शी कुडंट अटेंड दी मीटिंग, है ना, तो सॉरी यहाँ पे उसने नहीं साइन किया, वो खुद मीटिंग में नहीं जा सकी, इसलिए उसके जगह किसी प्रॉक्सी ने साइन किया ना, उसके जगह किसी प्रॉक्सी ने साइन किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी साइन कर दी क्योंकि वो खुद मीटिंग में नहीं जा सकी। ठीक है, मीनिंग क्या होगा अभी प्रॉक्सी का? द ऑथोरिटी टू रिप्रेजेंट समवन एल्स, किसी और के जगह पे जाने की आपके पास अगर ऑथोरिटी है तो आप प्रॉक्सी हो। ठीक है, स्पेशली इन वोटिंग और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव सोच सकते हो, किसी भी जगह पे अल्टरनेटिव, किसी का मेन व्यक्ति नहीं है तो उसके जगह कोई दूसरा, लेकिन मेन ने उसको राइट देना चाहिए, तब वो प्रॉक्सी होगा। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सब्स्टिट्यूट, है ना, या फिर रिप्रेजेंटेटिव, मैं नहीं आ सकता लेकिन मेरा एक ऑफिस से एक बंदा आपके यहाँ आ जाएगा मीटिंग के लिए, रिप्रेजेंटेटिव। या स्टैंड इन, स्टैंड इन का मतलब अल्टरनेटिव। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूट का अपोजिट इज प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी के जगह जाने वाला, तो दैट इज सेकेंडरी, है ना। पर प्राइमरी जो है मेन व्यक्ति, वो प्रिंसिपल हो गया, मेन तो प्रिंसिपल। दूसरा ओरिजिनल या फर्स्ट हैंड, प्रॉक्सी इज ऑलवेज सेकंड हैंड, है ना, दूसरा हाथ। मेन ये हाथ से खाना नहीं हो रहा तो फिर ये हाथ यूज कर रहे हो, दैट इज सेकंड हैंड। वैसे मेन जो चीज होती है उसे फर्स्ट हैंड कहेंगे हम, या ओरिजिनल या प्रिंसिपल। समझ गए? प्रॉक्सी का मतलब किसी और के जगह, है ना, किसी के जगह पे कोई अगर व्यक्ति है उसको राइट मिला है तो उसे प्रॉक्सी कहेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशन, यहाँ रैमिफिकेशन है या रैमिफिकेशंस है। रैमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, किसी भी चीज का परिणाम, तो दैट इज कॉल्ड रैमिफिकेशन। देखो सेंटेंस, द रैमिफिकेशंस ऑफ न्यू लॉ, नए कायदे का जो परिणाम हुआ वो वेयर फेल्ट अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में नए कायदे के परिणाम देखने को मिले। के परिणाम, है ना, प्लूरल है, के परिणाम देखने को मिले, यानी द रैमिफिकेशंस वेयर
द ramifications were felt across the entire industry। सारे परिणाम देखने को मिले। मीनिंग क्या होगा ramifications का? अभी देखा हमने, परिणाम है, कंसिक्वेंस है। अ कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट स्पेशली व्हेन कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम, राइट। तो किसी भी चीज के परिणाम, वो भी घातक, अच्छे वाले नहीं। अच्छे परिणामों को हम कंसिक्वेंसेस कहते हैं, घातक परिणामों को रेमिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स, कंसिक्वेंस, रिजल्ट या आउटकम, जो सारा होने के बाद जो फाइनली मिलता है दैट इज रिजल्ट या आउटकम या कंसिक्वेंस। एंटोनिम क्या होगा इसका? ये तो परिणाम हो गया, उसका अपोजिट क्या होता है? कारण हो सकता है, एक तो कॉज हो सकता है, कंसिक्वेंस का अपोजिट कॉज, या रिजल्ट का अपोजिट हो सकता है ओरिजिन या सोर्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज एंटोनिम्स। रेमिफिकेशन समझ गया? मतलब रेमिफिकेशन मतलब परिणाम, आउटकम या रिजल्ट, ठीक है। लेकिन आउटकम या रिजल्ट दे आर नॉट निगेटिव, रेमिफिकेशंस आर ऑलवेज निगेटिव, इतना ध्यान में रखना। इसमें हमेशा जो कंटेक्स्ट है वो कैसा होता है? निगेटिव कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेहम। मेहम, मेहम का मतलब होता है बहुत क्या कहते हैं, बहुत बुरी घटना होना, है ना, जिसमें बहुत डिसऑर्डर होना, केओस होना। उस दिन हमने टर्ब्यूलेंट ये वर्ड देखा था, तो वैसी सिचुएशन होना जिसमें सब लोग चिल्ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया एक जगह, तो वो अर्थक्वेक वाली सिचुएशन, अर्थक्वेक आने के बाद जो सिचुएशन हो जाएगी उस सिचुएशन को हम मेहम कहेंगे, ठीक है। वो केओस वाली सिचुएशन रहेगी, बिल्कुल ऑर्डर नहीं रहेगा उसमें, डिसऑर्डरली वो सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे मेहम, ठीक। देखो सेंटेंस, द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू कंप्लीट मेहम। प्रोटेस्ट की वजह से वहां क्या हो गया? कंप्लीट मेहम, यानी लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, किसी को लग रहा है चोट आ रही है, सिचुएशन पूरी हाथ के बाहर हो गई है, दैट इज कॉल्ड मेहम। एज द क्राउड ब्रोक थ्रू द बैरियर्स, जो पुलिस ने बैरियर्स लगाए थे उसको तोड़ के लोग घुस गए और फिर वहां पे सारा मेहम था, है ना। तो मेहम था मतलब सिस्टम गड़बड़ा गई थी, सिचुएशन गड़बड़ा गई थी। क्या होगा मीनिंग इसका? वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर या केओस, केओस वाली सिचुएशन, गड़बड़ वाली सिचुएशन पूरी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? केओस, हैवॉक, है ना। हैवॉक का मतलब भी मेहम जैसा ही होता है। हैवॉक इज ज़्यादा ड्रेडफुल, ज़्यादा कठिन होता है हैवॉक वाली सिचुएशन। अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक हैज़ कॉज्ड हैवॉक, ऐसा कहते हैं हम लोग। हैवॉक यानी बहुत भयंकर सिचुएशन उसने कर दी, तो मेहम का मतलब भयंकर परिस्थिति, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है, या डिसऑर्डर वाली परिस्थिति। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जहाँ पे शांति है, व्यवस्थित है, सब सारी व्यवस्था अच्छी है, तो ऑर्डर या पीस या काम, ये उसके सिनोनिम्स होगा। तो मेहम समझ गया? मेहम का मतलब होता है कोई भयंकर परिस्थिति या भयंकर सिचुएशन, दैट इज मेहम, ठीक है। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हॉस्टेजेस या हॉस्टेज। हॉस्टेज या हॉस्टेजेस। हॉस्टेज मतलब वो व्यक्ति जिसे पैसे निकालने के लिए, किसी से पैसे की उगाही करनी है, इसलिए उसको किडनैप करके अगर रखा है तो उसे हॉस्टेज कहते हैं, है ना। जिस व्यक्ति को किडनैप करके रखा गया है वो हॉस्टेज होता है। पैसे के लिए अगर उसको किडनैप किया तो उसे हॉस्टेज कहते हैं, ठीक है। देखो सेंटेंस, द किडनैपर्स हेल्ड सेवरल पीपल एज हॉस्टेजेस अंटिल देयर डिमांड्स वेयर मेट, है ना। किसी को पकड़ के रखना ताकि पैसे की, जैसे भी हो सकता है, जैसे टेररिस्ट लोगों को हॉस्टेज बना के रखते हैं ताकि दूसरे टेररिस्ट को सरकार छोड़ दे, तो उसे भी हॉस्टेज ही कहते हैं। कोई भी डिमांड के लिए, सिर्फ पैसे ही नहीं, तो कोई भी डिमांड पूरी कराने के लिए लोगों को किडनैप करके अगर रखा है तो उन लोगों को हॉस्टेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टेजेस उसका प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। क्या होगा मीनिंग इसका? अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन और अ डिमांड। किसी कंडीशन और डिमांड को फुलफिल करने के लिए पकड़ के रखा गया व्यक्ति, उसे कहेंगे हॉस्टेज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कैप्टिव, कैप्टिविटी मतलब पकड़ के रखा, है ना, और जिसको पकड़ के रखा है उसे कहते हैं कैप्टिव, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रिजनर, सॉरी इसी का सिनोनिम है प्रिजनर, यानी बंदी बना के रखा है,
या पॉन, पॉन मतलब प्यादा, प्यादा जो होता है ना उसे कहते हैं पॉन। तो प्यादा मतलब उसे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है, जब ज़रूरत है तब उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहते हैं प्यादा, या ऐन समय पे उसकी शहीद कर दो तो वो प्यादा हो सकता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक फ्री पर्सन या लिबरेटर, जो लिबरेट है, फ्री है। ठीक है, क्लियर? हॉस्टेज समझ गया? हॉस्टेज मतलब बंदी बनाए हुआ व्यक्ति, बंदी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मिसनॉमर। मिसनॉमर इज नथिंग बट किसी भी नाम को गलत तरीके से आपने पुकार लिया या गलत तरीके से पुकारा गया नाम को मिसनॉमर कहते हैं, है ना। एक नाम को आप गलत तरीके से पुकार लो तो वो मिसनॉमर हो जाता है। देखो सेंटेंस, कॉलिंग द टाइनी विलेज अ सिटी। देखो एक छोटा सा गांव है लेकिन उसको अगर शहर बोल दिया तो ये मिसनॉमर हो गया ना। उसको आप जो उसकी जो संज्ञा है अलग ही दे रहे हो, उसे नाम अलग ही दे रहे हो। तो एक गांव को शहर बोल दिया तो ये क्या हो गया? इज अ कंप्लीट मिसनॉमर। गलत तरीके से कोई नाम किसी चीज को नाम दे देना, या गलत नाम देना या गलत नाम लेना। मीनिंग क्या होगा? अ रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम और डिजिग्नेशन, है ना। अब हमारे यहाँ कोई क्लर्क भी होगा तो भी उसको अधिकारी साहब, तो वो बाबू है लेकिन उसको अधिकारी कह रहे हैं तो वो मिसनॉमर हो गया। समझ गए? सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इनएक्यूरेसी, ठीक है, यानी इनएक्यूरेट नेम ले रहे हैं इसलिए इनएक्यूरेसी, एरर गलती या मिस्टेक। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्यूरेट, इनएक्यूरेट का एक्यूरेट नेम, है ना, करेक्ट टर्म। ठीक है, समझ गया? मिसनॉमर, तो मिसनॉमर इज नथिंग बट एन इनएक्यूरेटली टेकन नेम और एन इनएक्यूरेटली गिवन नेम। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूअस, ये वर्ड आई थिंक हमने देखा है। एम्बिग्यूअस एम्बिग्यूटी का ही एडजेक्टिव है। एम्बिग्यूटी इज नाउन फॉर्म। एम्बिग्यूटी मतलब कोई भी चीज में होने वाली अनिश्चितता और अनिश्चितता की वजह से होने वाला कंफ्यूजन। तो एम्बिग्यूटी इज नथिंग बट अनिश्चितता, है ना। एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी, यानी समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज कंफ्यूजन, ये होगा या ये होगा, तो उसे कहते हैं हम एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूअस है। देखो सेंटेंस, द एम्बिग्यूटी इन हिज स्टेटमेंट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट ही रियली मीन, है ना। कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग तो खास होते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअली अरे भाई कहना क्या चाहते हो। वो वाला जो मीम है ना वो वहाँ फिट बैठता है एकदम। तो जब कोई ऐसा बात कर रहा है तो उसे कहेंगे हम कि वो एम्बिग्यूअस बात कर रहा है, कि या फिर उसके बातों में एम्बिग्यूटी है। समझ गए? तो समझ गए? कौन क्या समझे? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, जब आपको ऐसा लगे तो आगे वाला एम्बिग्यूअस बात कर रहा है, ठीक। तो वो हो गई एम्बिग्यूटी, ऐसी बात जिससे जो आपको समझ में ना आए और जिसमें कंफ्यूजन हो, वो एम्बिग्यूअस हो गई। मीनिंग क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इन एग्जैक्टनेस। उसे एग्जैक्टली क्या कहना है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसे ही पता नहीं एग्जैक्टली कहा कैसे जाता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी या वेगनेस। ये वेग वर्ड देखा था हमने, वेग यानी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं कैसा है, तो कहेंगे वेग। तो ऐसी ही सिचुएशन को एम्बिग्यूअस कह सकते हैं हम लोग, मोर और लेस सिमिलर, है ना, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। या ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी मतलब अनक्लियर। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। ऑब्सक्योर है मतलब अनक्लियर है, तो इसका एंटोनिम पक्का क्लियर होगा, राइट। क्लैरिटी, क्लियर से कौन सा वर्ड है? क्लैरिटी। निश्चितता, सर्टेनिटी या प्रिसीशन, एक्यूरेट है जो भी है वो, टू द पॉइंट है एकदम। समझ गए? एम्बिग्यूटी का मतलब अनिश्चितता जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य अपराध। हीनियस क्राइम, क्राइम के साथ यूज होता है हीनियस। तो हीनियस का मतलब होता है जघन्य, यानी बहुत ही खराब, क्रूर, क्रूर से ज़्यादा है घृणास्पद, है ना, जिसकी आपको घृणा है, घिन आए वो देख के कि यार इतना गंदा काम कैसे कर सकते हो, ऐसे काम को हम हीनियस कहेंगे, ठीक है, जघन्य अपराध। देखो सेंटेंस, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू लाइफ फॉर हिज हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ये जो उसने हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस किया था उसकी वजह से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। मीनिंग अटरली ऑडियस और विकेड, क्रूर या घृणास्पद, स्पेशली अ क्राइम। जनरली हीनियस क्राइम ही होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? एट्रोशियस यानी क्रूर बहुत,
मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस यानी हैवानियत से भरा हुआ, मॉन्स्टर यानी हैवान, ठीक है, मॉन्स्ट्रस मतलब हैवानियत से भरा हुआ, हॉरिबल भयंकर, बहुत बुरा। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एडमिरेबल अच्छा, है ना, जिसको आप एडमायर करो, स्तुति करो, जिसकी प्रशंसा करो, अच्छा यानी गुड, या फिर वर्चुअस, ठीक है, क्लियर। वर्चुअस यानी राइटस, यानी जिसमें सादगी हो, सादगी से अच्छा सही पना हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअस। क्लियर हो गया। हीनियस मतलब घृणास्पद, ना, जघन्य अपराध, दैट इज कॉल्ड हीनियस क्राइम। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिपल। रिपल इज द नेक्स्ट वर्ड। रिपल का मतलब होता है वेव, रिपल, है ना, तो एक जो होती है वेव का एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिपल, ठीक है। देखो सेंटेंस, द न्यूज ऑफ दिस स्कैंडल सेंट अ रिपल ऑफ अ शॉक, ऐसा ऐसा वेव ऑफ शॉक की तरह गई वो, तो रिपल ऑफ शॉक इज नथिंग बट अ वेव ऑफ शॉक, है ना, तो रिपल ऑफ शॉक थ्रू आउट दी कम्युनिटी, ना, जब स्कैंडल बाहर निकला तो उससे शॉक वेव की तरह फैल गया, रिपल की तरह फैल गया। मीनिंग क्या होगा इसका? अ स्मॉल वेव और अ सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय साइड डिस्टर्बेंस, ये तो नाउन हो गया। या टू स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ किसी चीज का निकलना है एक जगह से, तो वो वेव की तरह निकलता है बाहर, वेव्स, बस उसी को रिपल कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? वेव, अंड्यूलेशन, अंड्यूलेशन मतलब भी ऐसा ही होता है। ट्रेमर, ट्रेमर यानी भूकंप, कोई चीज हिली तो वो हिलने के बाद क्या होता है? कंपन होता है, तो कंपन के बाद ऐसी ऐसी वेव्स निकलती है, इसलिए ट्रेमर, ये भी उसका सिनोनिम है। एंटोनिम्स क्या होंगे? कुछ नहीं होना, सीधा रहना, स्थिर रहना, मतलब स्टिलनेस या काम, शांति। क्लियर, समझ गए? 10 के 10 वर्ड्स, ये 10वां ही था ना? ओके, चलो ये 10 वर्ड्स हो गए। अभी इन्हीं 10 वर्ड्स पे आपके लिए यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट है, जो इसका आंसर आपको बताना है, और इसको ट्राई करो, आंसर दो कमेंट में, गलत हुआ तो चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब चलेंगे एडिटोरियल पे। एडिटोरियल ये आपके सामने है। एडिटोरियल का टॉपिक है रोग स्टेट, रोग स्टेट ना, किस पे है रोग स्टेट? ऑन इजराइल्स कॉन्फ्लिक्ट विद हिजबुल्ला। हिजबुल्ला नाम का एक आतंकी संगठन है, इसके साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसीलिए इसराइल, क्योंकि वो स्टेट है, स्टेट मतलब एक कंट्री है, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से है, तो उसको रोग स्टेट कहा गया है। रोग मतलब हिंदी में रोग अलग है ना, इंग्लिश में रोग का मतलब क्या होता है? दुष्ट, तो ये दुष्ट स्टेट है, क्योंकि आतंकियों से लड़ रहा है, इसलिए वो दुष्ट स्टेट है, ऐसा इनका कहना है ऑथर का। वो क्या कह रहे हैं ऑथर, जरा पढ़िए इसमें, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो गो थ्रू इट, तो पढ़ लो पहले, ठीक है, गो थ्रू इट।
ठीक है, पढ़ लिया। चलो, क्या दिया है अभी फिर इस पार्ट में देखेंगे। नाम है एडिटोरियल का रोग स्टेट। रोग का मतलब होता है दुष्ट। ऑन इजराइल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है जो लेबनान से काम करता है। लेबनान ये कंट्री इजराइल के नॉर्थ में आती है और वहाँ से ये आतंकी संगठन इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उस पर ये एडिटोरियल है। फर्स्ट द पेजर्स एक्सप्लोडेड, then came the walkie-talkies, and then Israel launched a massive bombardment campaign targeting Hezbollah, the powerful Iran-backed Lebanese Shia militant group। ठीक, क्या है कि लेबनान ये प्रयास कर रहा था कि इजराइल को अपोज करे, ताकि इजराइल हमास के साथ वॉर में ऑलरेडी है। तो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में ये हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन है वो इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहा था। तो इजराइल भी वो आतंकी संगठन से जूझ रहा था, तो उन्होंने क्या करा है, वहाँ पे पेजर एक्सप्लोड करा है ना। ये तो यानी बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑपरेशन था इजराइल का। उसके बाद फिर वॉकी टॉकीज भी एक्सप्लोड हुए वहाँ पे लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकियों के पास जो थे। और फिर इजराइल ने क्या किया, एक बड़ा सा मैसिव बम्बार्डमेंट कैंपेन लॉन्च किया। तो सीधा उन्होंने बॉम्बिंग की डायरेक्ट हिजबुल्ला के ठिकानों पे लेबनान में, है ना। तो ये लेबनान में कौन है, हिजबुल्ला कौन है, ये आपको यहाँ पे दिया गया। कौन है ये, पावरफुल ईरान बैक्ड लेबनीज शिया मिलिटेंट ग्रुप, लेबनान में है। इसको ईरान बैक करता है, यानी ईरान के सपोर्ट से वो बना है, और ये शिया मुस्लिम से बना हुआ एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है। एज इट अपीयर्स the pager and walkie-talkie explosions were a part of Israel's coordinated strategy aimed at weakening Hezbollah in their slow-burning war since October 7, 2023। तो ऑथर को ये लग रहा है कि ये जो एक्शन ली है इजराइल ने, वो एक उनकी सोची समझी साजिश थी। साजिश थी मतलब सोची समझी एक्शन थी, है ना, कि जिसमें पहले पेजर ब्लास्ट किए, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट किए, और बाद में फिर बम्बार्डिंग की। क्यों किया ये सब, ताकि हिजबुल्ला को क्या किया जाए, वीकन किया जाए, है ना, इनको थोड़ा कमज़ोर किया जाए, जो कि इनका वॉर चल रहा है 7 अक्टूबर 2023 से, जो इनके साथ एक स्लो वॉर चल रहा है हिजबुल्ला के साथ, उसमें हिजबुल्ला को जरा कमज़ोर करने की कोशिश थी। When Israel launched its Gaza invasion after Hamas attack a year ago, Hezbollah began firing rockets into Israel इन सॉलिडेरिटी विथ पैलेस्टीनियंस। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि हिजबुल्ला ने अटैक क्यों किया। पहले तो इजराइल ने गाजा का इन्वेजन शुरू किया है ना। गाजा को इन्वेजन का मतलब होता है किसी के इलाके पे कब्जा करने की कोशिश करना या कब्जा करना। तो इन्वेजन की उन्होंने गाजा को अपने अंडर लेने की कोशिश की, किसने, इजराइल ने। तो इनका ये प्रयास शुरू है। क्यों, क्योंकि हमास ये दूसरा आतंकवादी संगठन है जो गाजा में काम करता है। उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था, तो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में अब बड़ा अटैक किया और गाजा को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये हिजबुल्ला जो दूसरा आतंकी संगठन है जो लेबनान से काम कर रहा था, इन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ सॉलिडेरिटी में, यानी सपोर्ट में, कि हम आपके साथ है, ये भावना के साथ क्या किया, इजराइल पे अटैक किया। ठीक है। While both sides exchanged fire, they were wary of not letting the tension spiral into an all-out war। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी उनमें लिमिटेशन थी। वो उसे बहुत भयंकर ऐसा डायरेक्ट युद्ध नहीं बनाना चाहते थे, वॉर नहीं बनाना चाहते थे, छोटे स्तर पे लड़ाइयाँ चल रही थी। But that caution was abandoned when Israel killed Fauj Shukr, a senior Hezbollah commander, in an air strike on Beirut
ऑन जुलाई 31 लेबनान की जो कैपिटल है बीरट, वहां पे आतंकवादी संगठन का जो एक चीफ कमांडर था, सीनियर कमांडर फौज शुक्र, उसको इजराइल ने मार गिराया। ये फौज शुक्र जो है वो सीनियर हिजबुल्ला कमांडर था, एक आतंकवादी संगठन का सीनियर मेंबर है, मतलब आतंकवादी है, तो उसको इन्होंने मार गिराया, वो भी लेबनान की राजधानी में बीरट में अटैक करके, ठीक है, 31 जुलाई को। इससे क्या हुआ, कॉशन वॉज अबेंडेंड, यानी जो ये दोनों भी थोड़ा रुक के काम कर रहे थे, तो इजराइल ने उसको अब थोड़ा सा बढ़ाने का सोचा, नहीं ये छोटा छोटा लड़ाई नहीं करते, डायरेक्ट फिनिश करो वाला प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। Israel's large scale air strikes, especially in southern Lebanon, a Hezbollah stronghold, saw the militia group firing hundreds of rockets into Israel. अब ये इजराइल ने जो, ये तो सारा हो गया 31 जुलाई को, ये हो गया, फिर पेजर अटैक हुए, वॉकी टॉकी अटैक्स हुए, पेजर एक्सप्लोड हुए, वॉकी टॉकी एक्सप्लोड हुए, और फिर जो इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया वो कहाँ किया, साउथ लेबनन में किया, ठीक है। ये देखो, ये लेट से ऐसा इजराइल है, ये इजराइल के इधर पार्ट में है गाजा, ये साइड जो है ये गाजा है, ठीक है, ये गाजा है, ये इजराइल है, ठीक है, ये ऊपर इसके लेबनन है, ठीक है, ये लेबनन, ठीक है, और ये जो इसका साउथ पार्ट है, ये सदर्न पार्ट में इधर हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला का स्ट्रांग होल्ड है, सदर्न पार्ट इज स्ट्रांग होल्ड ऑफ हिजबुल्ला। तो वहां पे इजराइल ने अटैक करने के बाद उन्होंने भी हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स फायर किए इजराइल में। द वॉर इन द नॉर्थ, अब ये नॉर्थ ऑफ इजराइल हो गया, साउथ ऑफ लेबनन लेकिन नॉर्थ ऑफ इजराइल। द वॉर इन द नॉर्थ हैज फोर्स्ड अबाउट 70,000 इजराइल्स आउट ऑफ देयर होम्स, 70,000 इजराइलों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, ऐसे ऑथर का कहना है। अर्लियर दिस मंथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू announced that enabling the displaced residents to return to their homes in the northern upper Galilee region was one of the objectives of the ongoing war. तो बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की कि ये जो नॉर्दर्न रीजन है उसका नाम है अपर गैलीली, इस नॉर्दर्न रीजन में जो अपने घर से डिस्प्लेस हुए लोग हैं उनको अपने घरों में वापस भेजने की कोशिश इजराइल कर रहा है, इसलिए ये वॉर करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि ये इनको अपने घर से दूर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि हिजबुल्ला इधर से अटैक कर रहा था कंटिन्यूअसली, तो यहाँ के इजराइल लोगों को नीचे नीचे आना पड़ा। तो ये अगर यहाँ से साउथ आने लगेंगे तो ये एरिया हिजबुल्ला के अंडर आ सकता है, इसलिए इजराइल ने क्या किया, इनको यहाँ से खदेड़ने की अभी कोशिश की है, ताकि अपने लोग जहाँ नॉर्दर्न एरिया है इजराइल का वहाँ जाके वापस से बच सके, ठीक। तो ये पहले पार्ट में दिया हुआ है। अब चलेंगे सेकेंड पार्ट में, तो ये सेकेंड पार्ट आपके सामने है, इसे पढ़ो फिर इसको डिस्कस करेंगे, गो थ्रू इट। चलो पढ़ लिया, नहीं पढ़ना हुआ होगा तो पॉज करके पढ़ लेना है ना, नहीं तो वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई कंसिडर कि आपने वो पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलो देखो क्या क्या दिया है सेकंड पार्ट में। देन केम पेजर एक्सप्लोजन्स एंड द सब्सिक्वेंट एयर स्ट्राइक्स, है ना। कौन सी चीज के बाद क्या पढ़ा था हमने लास्ट में, हाँ, इनका जो ऑब्जेक्टिव्स था कि अपर गैलीली में अपने लोगों को बसाना है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर पेजर एक्सप्लोजन्स किए और बाद में एयर स्ट्राइक्स की, ठीक।
According to Lebanese authorities, at least 575 people, including women and children, were killed in Israel's air strikes in just 2 days. 650 लोग, लेबनन की अथॉरिटी के द्वारा यह कहा गया है कि 650 लोगों की डेथ हुई है जो एयर स्ट्राइक्स हुए, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनका तो कोई गुनाह नहीं था, पर वो भी उसमें मारे गए। इन रिटेलिएशन, अब इसका जवाब भी हिजबुल्लाह ने दिया। हिजबुल्लाह फायर्ड मोर प्रोजेक्टाइल्स, इन्होंने और रॉकेट्स दागे। प्रोजेक्टाइल्स का मतलब है रॉकेट्स, है ना, कोई भी चीज जो ऐसे डायरेक्शन में जाती हो वो प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, तो रॉकेट्स दागे उन्होंने, इसलिए उसको रॉकेट्स कहते हैं, रॉकेट्स को प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। इंक्लूडिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑन वेडनेसडे, 25 सितंबर को एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी उन्होंने इजराइल की तरफ, टुवर्ड्स टेल अवीव, है ना, टेल अवीव कैपिटल ऑफ इजराइल। द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ इन एन एस्केलेटरी स्पाइरल। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये जो लड़ाई है वो एस्केलेटरी स्पाइरल में है, यानी अब वो स्पाइरल में हो गई है। स्पाइरल समझते हो ना, स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल में घुस गई है, और वो भी एस्केलेटरी है, मतलब यहाँ से वो सिर्फ घूमते हुए ऊपर ही जाएगी, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है। एंड व्हाट इज टू बी सीन इज वेदर इजराइल वुड लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन। अब ये देखने की बारी है कि इजराइल जमीन से फिर से हिजबुल्लाह पे अटैक करता है क्या। इसने वैसे इससे पहले किया है, इसलिए बोल रहा। इन 1978 इजराइल इन्वेडेड लेबनन विद द एम ऑफ पुशिंग आउट पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज। ये पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज, ये गुरिल्ला वॉर करने वाले पैलेस्टाइन के लोग थे। पैलेस्टाइन गुरिल्लाज नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर। ये मैं जैसे कहा इजराइल ये पहले कर चुका है, तो इजराइल ने क्या किया था 1978 में लेबनन में अपनी ग्राउंड इन्वेजन किया था, मतलब ज़मीन से अटैक किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पैलेस्टाइन गुरिल्लास थे उनको नदी के उस पार खदेड़ना था। कौन सी नदी? लिटानी नाम की ये रिवर है, तो उसके उस पार उन्होंने खदेड़ा था। द ऑपरेशन वॉज अनसक्सेसफुल, यानी कोशिश की थी, खदेड़ा नहीं था, ट्राई किया था कि इनको रिवर के उस पार ढकेल दिया जाए अटैक करके, लेकिन ये ऑपरेशन वॉज अनसक्सेसफुल। इन 1982 इट्स इन्वेजन, दिस टाइम द गोल वॉज टू पुश द PLO आउट ऑफ लेबनन। PLO नाम का एक संगठन है, उसको लेबनन के बाहर निकालने की कोशिश भी इजराइल ने 1982 में की थी। मैनेज टू फोर्स द PLO टू रीलोकेट फ्रॉम लेबनन, बट द वॉर लेड टू क्रिएशन ऑफ हिजबुल्लाह। तो 1982 में क्या हुआ? 1982 में क्या हुआ? इजराइल ने फिर से कोशिश की, वहां पे PLO नाम का एक संगठन था, ये PLO भी इजराइल के लिए दुश्मन की तरह था, तो उसको उन्होंने लेबन के बाहर तो ढकेल दिया, पर क्या हुआ उससे हिजबुल्लाह नाम का एक दूसरा आतंकी संगठन अभी तैयार हो गया है लेबनन में, जो फिर से इजराइल पर अटैक कर रहा है। इन 2000 आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ हिजबुल्लाह's रेजिस्टेंस, 18 साल से हिजबुल्लाह रेजिस्ट कर रहा है, कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना, आतंकवादी है, रेजिस्ट कहाँ कर रहा है, वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं। ये अलग टाइप की लैंग्वेज है ना ऑथर की। इजराइल विड्रू लीविंग अ बफर इट हैड कार्व्ड आउट ऑन द बॉर्डर इन द हैंड्स ऑफ हिजबुल्लाह। 18 साल से हिजबुल्लाह वहां पे रेजिस्ट कर रहा है, टिका हुआ है अभी भी, इजराइल उस पर अटैक कर रहा है, तो अब 18 साल बाद इजराइल ने फिर ध्यान उनसे खींच लिया कि जाने दो, अब उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि वो तो वैसे भी हम पे अटैक करेंगे, जब अटैक करेंगे तब देखा जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक बफर वहां पे लीव हो गया, खाली जगह टूट गई। इन 2006 आफ्टर हिजबुल्लाह क्रॉस बॉर्डर रेड, इजराइल लॉन्च्ड अनदर इन्वेजन, बट आफ्टर 30 days ऑफ फाइटिंग withdrew as a part of ceasefire agreement with हिजबुल्लाह। ठीक है, 2006 में भी फिर से कुछ तो भी हुआ, क्या हुआ? इन 2006 आफ्टर हिजबुल्लाह क्रॉस बॉर्डर रेड, यानी हिजबुल्लाह ने बॉर्डर क्रॉस की और इजराइल पे अटैक करने की कोशिश की। इजराइल ने फिर से ज़मीन पे से फिर उधर लेबनान में घुसे और हिजबुल्लाह को वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की। ये लड़ाई बहुत बढ़ गई और फिर क्या हुआ कि दोनों को एक शांति समझौता करना पड़ा। उस कोई भी शांति समझौता जो होता है उसे कहते हैं सीज फायर एग्रीमेंट, शांति समझौता, पीस एकॉर्ड या सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर यानी हम गोली नहीं चलाएंगे, कोई एक दूसरे पे भी अटैक नहीं करेगा। तो इन दोनों ने इजराइल को एक आतंकवादी संगठन के साथ ये समझौता करना पड़ा कि दोनों एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। ऐसा ही एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान में भी है, सीज फायर एग्रीमेंट है हमारे इसमें, हाँ। फिर भी हम गोलियां चलाते रहते हैं, वो भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। इफ द पास्ट इज एनी इंडिकेशन,
लेकिन सिर्फ वो चलाते इसलिए हमको चलानी पड़ती, हम ऐसे ही खुशी खुशी नहीं चलाते। इन पास्ट एनी इंडिकेशन इजराइल इज मेकिंग अनदर मिस्टेक इन लेबनन। तो ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये पास्ट की चीजें देखी जाए सारी, कि इजराइल ने बहुत कोशिश की हिजबुल्ला को हराने की, पीएलओ को हराने की, है ना, या फिर कौन सा था ये, हाँ पीएलओ था, पैलेस्टीनियन गोरिल्लास को नॉर्थ में हराने की, तो ये कोई कोशिश सफल नहीं हुई है और इसलिए इजराइल फिर से मिस्टेक कर रहा है। इजराइल इज मेकिंग अनदर मिस्टेक, यानी आतंकवादी संगठन गलती नहीं कर रहे, गलती इजराइल कर रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। कि आप उनसे क्यों लड़ रहे हो, अरे लड़ेंगे नहीं, 3 बार अनसक्सेसफुल होंगे, बाद में सक्सेस मिलेगा शायद, है ना, तो इसलिए कहा बहुत अलग लैंग्वेज है। हाँ चलो लास्ट पार्ट, गो थ्रू द लास्ट पार्ट एंड देन वी विल डिस्कस इट। चलो हो गया, छोटा सा पार्ट है। हाँ क्या है अभी इसमें, अ सीज फायर इन गाजा, a ceasefire in Gaza which has been overwhelmingly demanded by international community would have quietened the northern border। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर गाजा में भी ऐसा ही सीज फायर अभी हो गया, जहां पे इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, वहां पे भी अगर सीज फायर हो गया तो क्या होगा कि इससे नॉर्थ की बॉर्डर शांत हो जाएगी, कि अब आप गाजा में हमास से नहीं लड़ रहे हो तो लेबनान हिजबुल्ला तो इतने अच्छे आतंकवादी है कि वो कहेंगे ठीक है अब हम आप पे अटैक नहीं करते, क्योंकि आपने गाजा पे ध्यान देना छोड़ दिया, वहां पे सीज फायर हो गया। तो कितनी आशा है देखो इनको आतंकवादियों से, है ना। इंस्टेड मिस्टर नेतन्याहू whose troops have killed over 40,000 Palestinians in 11 months in Gaza has chosen to escalate the war with Hezbollah, killing hundreds more and pushing West Asia to the brink of all-out war, the brink of an all-out war। इसके बजाय नेतन्याहू ने क्या किया, जो इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया कि गाजा में 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 40,000 पैलेस्टीनियंस डाइड, है ना, इन 11 मंथ्स, पिछले 11 महीनों में 40,000 लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है। तो और ये सब हो ही रहा था, उन्होंने और इस वॉर को बढ़ाने की कोशिश की जब उन्होंने हिजबुल्ला पे फिर से एडिशनल अटैक किया, जिसकी वजह से और हंड्रेड्स मोर गए, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट एशिया के रीजन है वहाँ पे अभी वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। तो ऑथर का कहना है कि ये आतंकवादी आप पे अटैक कर रहे होते हैं, पर आपने अटैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है। दिस बेलिकोसिटी, कॉलसनेस, अभी वर्ड्स भी देखो बहुत टॉप क्वालिटी के वर्ड्स आने लगे। देखो बेलिकोसिटी, कॉलसनेस, बेलिकोसिटी का मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति। तो ये जो इजराइल की झगड़ालू प्रवृत्ति है कि इससे भी लड़े उससे भी लड़े, अरे वो शांति, जो देश है जहाँ पे शांति है उनसे नहीं लड़ रहे, जो आतंकवादी गुट उन पे हमला कर रहा है उनसे लड़ रहे हैं। तो झगड़ालू प्रवृत्ति। कॉलसनेस, कॉलसनेस का मतलब होता है कठोरता। आप पे उन्होंने, हमास ने आप पे अटैक किया था तो आप उसको कठोरता से जवाब दे रहे हो, अब ये इनको अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। तो बेलिकोसिटी, कॉलसनेस एंड टोटल डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स बियर द हॉलमार्क्स ऑफ अ रोग स्टेट, अ रोग स्टेट विथ इम्प्यूनिटी। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ऐसी अगर बेलिकोसिटी, बेलिकोसिटी ये झगड़ालू प्रवृत्ति है इजराइल की, या कठोर है बहुत ये स्टेट, है ना, इन्होंने जरा लीनियंट रहे, ठीक है तुम हमारे लोगों को मारो लेकिन हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा शायद वो इजराइल को रहने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड टोटल डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स ऑल बियर। तो ये जो इनकी क्वालिटीज है, इससे क्या लग रहा है कि दे हैव द हॉलमार्क्स ऑफ अ रोग स्टेट। रोग स्टेट का मतलब होता है दुष्ट स्टेट का, उनका ये जो सारे क्वालिटीज है वो बताते हैं कि इजराइल इज अ रोग स्टेट, यानी एक दुष्ट स्टेट है ना। और एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा रोग स्टेट
जो इम्प्यून है या जिसके पास इम्प्यूनिटी है मतलब जिसको रोकने वाला या जिसको आप गलत कर रहे हो ये बताने वाला कोई नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है आज का, और इसी के बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन इज व्हाई डिड इजराइल लॉन्च एन अटैक ऑन गाजा, है ना, गाजा में लॉन्च एन अटैक इन गाजा, तो गाजा में इजराइल ने अटैक क्यों किया, इसका कारण आपको बताना है। विच एरिया ऑफ लेबनन इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला, आतंकवादी ग्रुप जो हिजबुल्ला है उसके लिए उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड लेबनन का कौन सा हिस्सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वर्ड है लास्ट में वो है रोग, रोग का आपको नियरली सेम मीनिंग का वर्ड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिजबुल्लाज अटैक ऑन इजराइल एट फर्स्ट, है ना, जो हिजबुल्ला ने जो इजराइल पे पहले अटैक किया था वो किस कारण से किया है, आंसर आपको यहाँ पे एडिटोरियल में मिलेगा, वो क्या है वो बताना है। एंड विच कंट्री बैक्स द मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला, हिजबुल्ला को कौन सा कंट्री बैक करता है, इसका आंसर आपको देना है। और जिसका वेट आप बहुत दिन करते हो कि पिछले एडिटोरियल पे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स क्या है, तो उसके आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो पिछला जो एडिटोरियल था उस पर पूछे गए क्वेश्चंस में फर्स्ट का आंसर था ई, सेकेंड का बी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए और 5 का डी। काइंडली क्रॉस चेक दीज आंसर्स विथ योर आंसर्स वॉट एवर यू गेव इन दी कमेंट सेक्शन, आपको सही आंसर मिल जाएगा। और फाइनली अब आपके लिए एक यहाँ पे है पैराजंबल, इस पैराजंबल को आपको सॉल्व करना है और इसका सीक्वेंस आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। पिछला जो पैराजंबल था उसका करेक्ट सीक्वेंस था ACDBEF, ठीक है, तो इसको भी क्रॉस चेक कर लेना और इस पैराजंबल का स्क्रीनशॉट ले लो। करेक्ट सीक्वेंस जो भी आपको करेक्ट लगे वो सीक्वेंस कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, चलो तो आज इतना ही, आज यहीं रुकेंगे, बाकी मिलेंगे कल और कल एक नए एडिटोरियल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।